गुज़श्ता एपिसोड में आपको बताया कि हुज्जाज बिन यूसुफ के भाई की मौत के बाद उसके यहाँ एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम मोहम्मद बिन कासिम रखा गया और इसकी मुकम्मल तालीम और तरबियत हुज्जाज बिन यूसुफ ने की, जबकि इसमें इसकी वालिदा का भरपूर किरदार था। अभी कुछ ही वक्त गुजरा था कि हुज्जाज बिन यूसुफ उसे लेने के लिए आ गया ताकि इसे सियासत के पेचोखम और लड़ाई के हुनर सिखा सके, और अब उसे वो लेकर वापस से रवाना हो चुका था। आप देख रहे हैं डेली जमील सीरीज फातिह सिंध मोहम्मद बिन कासिम सीरीज की ये तीसरी किस्त है। 2-4 रोज बाद हुज्जाज बिन यूसुफ ताइफ से वापस आ गया। उसकी सवारी महल में दाखिल हुई तो लुबना दौड़ती हुई बाहर निकली। हुज्जाज घोड़ा गाड़ी से उतरा तो लुबना उसके गले लग गई। बाप ने बेटी को अपने सीने के साथ चिपका लिया। लुबना का मुंह घोड़ा गाड़ी की तरफ था। इससे एक दराज का नौजवान उतरा। उसका चेहरा मर्दाना हुस्न का शाहकार था और उसका चेहरा पुरवकार था। लुबना ने अपने बाप के गिर्द बाजू बड़ी सख्ती से लपेट रखे थे, इसके बावजूद ढीले पड़ गए और उसकी नजरें इस नौजवान पर जम गईं। आगे आओ मोहम्मद, हुज्जाज ने इस नौजवान से कहा। ये हमारी बेटी लुबना है और देखो बेटी, ये तुम्हारा चचा साद है मोहम्मद बिन कासिम। तुमने इसे पहली बार देखा है। ये मेरे भाई की यादगार है, कुछ अरसा हमारे साथ रहेगा। मोहम्मद बिन कासिम अपने चचा हुज्जाज बिन यूसुफ के महल में रहने लगा। लुबना इसे देखती रहती और कभी एक आध बात कर लेती। उसने शर्मो हिजाब का दामन न छोड़ा। एक शाम मोहम्मद बिन कासिम बाग में टहल रहा था। उसे बाग का एक गोशा अच्छा लगा। 2 दरख्त थे जिन पर घनी बेलें चढ़ी हुई थीं। ये फूलदार बेलें थीं। बाहर का मौसम था, फूल खिले हुए थे। बेलों ने छत से बना रखी थी। मोहम्मद बिन कासिम को ये जगह बड़ी अच्छी लगी। वो इसके अंदर जाकर बैठ गया। लुबना ने उसे देख लिया और वो भी टहलती टहलती वहां पहुंच गई। छुपकर क्यों बैठ गए हो मोहम्मद? लुबना ने उसे पूछा। फूलों की ये छत और फूलों की दीवार अच्छी लगी तो बैठ गया, मोहम्मद बिन कासिम ने कहा। मैं भी बैठ जाऊं? लुबना ने पूछा। नहीं, मोहम्मद बिन कासिम ने कहा। क्यों? अच्छा नहीं लगता? मोहम्मद बिन कासिम ने कहा। चचा ने या किसी और ने देख लिया तो ठीक नहीं होगा। मैं तुम्हारे साथ छुपकर नहीं बैठूंगा। छुपकर तो मैं भी नहीं बैठना चाहती, लुबना ने कहा और सोच में पड़ गई। वक्त देखो, मोहम्मद बिन कासिम ने कहा। शाम तारीख हो गई है। ऐसे वक्त नौजवान लड़के और लड़की का तन्हाई में बैठना मुनासिब नहीं। क्या तुम मेरी तरह वैसे ही इधर आ गई हो या मुझे देख कर आई हो? देख तो हर रोज ही लेती हूँ तुम्हें, लुबना ने कहा। अकेले दिल घबरा रहा था। एक बात बताओगे, क्या तुम्हें मैं अच्छी नहीं लगती या मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा? तुम्हारा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा, मोहम्मद बिन कासिम ने कहा। मैं तुम्हें साफ बात बता देता हूँ कि तुम मुझे अच्छी लगती हो। तुम्हारे दिल में जो है वो मुझे तुम्हारी आंखों में और तुम्हारी मुस्कुराहट में नजर आ रहा है। मेरे दिल में भी शायद यही है। वो उठ खड़ा हुआ और ओट से बाहर आ गया। कहने लगा, आओ मेरे साथ चलो ताकि कोई देख ले तो ये ना कहे कि हम छुप कर बैठे हुए हैं। मोहम्मद, लुबना ने इसके साथ चलते हुए पूछा, तुम अब क्या करोगे? इरादों की तकमील, मोहम्मद बिन कासिम ने कहा। मेरी जो तरबियत हुई है वो मुझे चैन से बैठने नहीं दे रही। क्या तुम सालार बनना चाहते हो? लुबना ने पूछा। मैं कोई रुतबा और कोई ओहदा नहीं चाहता, मोहम्मद बिन कासिम ने कहा। मेरे जहन में मेरी आंखों के सामने एक रास्ता है, उस पर कुछ लोगों के नक्शे पा हैं। रास्ता कोई भी हो, उससे हजारों लाखों लोग गुजरते हैं और जो भी गुजरता है वो अपने नक्शे पा इस रास्ते पर छोड़ जाता है। गुजरने वाले एक दूसरे के कदमों के निशान मिटाते चले जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनके कदमों के निशान मिट ही नहीं सकते। भूले भटके मुसाफिर उन्हीं के नक्शे पा को देखकर मंजिल को पहुंचा करते हैं। मैं भी उन्हीं के नक्शे पा को देख रहा हूँ। कौन है वो? लुबना ने पूछा। खालिद बिन वलीद है, मोहम्मद बिन कासिम ने जवाब दिया। साद बिन अबी वकास हैं, अबू बकर और उमर हैं, ऐसे और भी कुछ नाम हैं। मैं उनकी रिवायात को आगे बढ़ाने का अज़्म लिए हुए हूँ। मैं सल्तनत इस्लामिया की सरहदें और दूर तक ले जाने का इरादा रखे हुए हूँ। सिर्फ सालार बन जाने की ख्वाहिश नहीं, मैं अल्लाह का सिपाही बनना चाहता हूँ। लुबना उसके साथ साथ चल रही थी और वो मोहम्मद बिन कासिम की जात में खो गई थी। मोहम्मद बिन कासिम के बोलने का अंदाज ऐसा नहीं था जैसे वो ख्वाब देख रहा हो। उनके अंदाज में आज़्म था।
اور لبنہ میں اپنی ماں کے خواب کی تعبیر ہوں، مگر تعبیر ابھی مکمل نہیں ہوئی۔ مجھے وہ روشن ستارہ بننا ہے جو ماں نے خواب میں دیکھا تھا۔ وہ چلتے چلتے محل کے ایک برآمدے میں پہنچ گئے۔ محمد بن قاسم خاموش ہو گیا۔ جاؤ لبنہ، محمد بن قاسم نے کہا، میں اکیلا اندر جاؤں گا۔ لبنہ اس کے آگے کھڑی ہو گئی اور اس کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ مجھے شاید تیرا ہی انتظار تھا محمد، لبنہ نے جذباتی اور روندی ہوئی آواز میں کہا۔ جی چاہتا ہے تیری ہم سفر بن جاؤں، قبول کرو گے؟ اگر اللہ کو منظور ہوا تو، محمد بن قاسم نے کہا اور وہاں سے چل دیا۔ بہار کے دن تھے۔ ان دنوں دارالخلافہ میں مختلف کھیلوں کے مقابلے ہوا کرتے تھے۔ ان کھیلوں میں شہ سواری، نیزہ بازی، تیگ زنی، تیر اندازی اور کشتی خاص طور پر شامل تھی۔ خلیفہ عبد الملک بن مروان کے دور میں فوج زیادہ تر جنگ و جدل میں مصروف رہی تھی۔ جیسا کہ بتایا جا چکا ہے، عبد الملک نے باغیوں کا خاتمہ کر دیا تھا، اس لیے اب اس کے بیٹے ولید بن عبد الملک کے دور میں امن و امان تھا۔ فوج فارغ تھی، اس لیے خلیفہ نے فوج میں یہ سرگرمی پیدا کر دی تھی کہ ہر سال دارالخلافہ میں جنگی نوعیت کے کھیلوں کے مقابلے ہوتے تھے۔ یہ مقابلے اس قدر سخت ہوتے تھے کہ ان میں کوئی مر بھی جاتا تو مارنے والے سے باز پرس نہیں ہوتی تھی۔ ایک روز خلیفہ کا قاصد بصرہ میں حجاج بن یوسف کے لیے پیغام لایا کہ حجاج سالانہ کھیلوں میں شرکت کے لیے فوراً آئے۔ کھیلوں کے علاوہ سلطنت کے کچھ بحث طلب امور بھی تھے۔ حجاج بن یوسف خلیفہ کے اس بلاوے پر بہت خوش ہوا۔ خوشی کی وجہ یہ تھی کہ وہ اپنے بھتیجے محمد بن قاسم کو خلیفہ سے متعارف کرانا چاہتا تھا۔ یہ تو وہ کسی بھی وقت کرا سکتا تھا، لیکن سالانہ کھیلوں کے مقابلوں کا موقع اچھا تھا۔ وہ محمد بن قاسم کو میدان میں اتار کر خلیفہ کو اور فوج کے سالاروں کو دکھا سکتا تھا کہ اس کا بھتیجا اسی عمر میں اپنے آپ میں کیسے کیسے جوہر پیدا کر چکا ہے۔ اس نے محمد بن قاسم سے کہا، میں نہیں جانتا کہ تیگ زنی، شہ سواری اور بغیر ہتھیار لڑائی میں تمہیں کتنی کچھ مہارت حاصل ہوئی ہے۔ یہ موقع اچھا ہے، میں تمہیں اس مقابلے میں شامل کروں تو مجھے شرمسار تو نہیں ہونا پڑے گا۔ ہار جیت اللہ کے اختیار میں ہے چچا جان، محمد بن قاسم نے کہا۔ میں ہار نہیں مانوں گا، میدان میں ضرور اتروں گا۔ چلنے کی تیاری کرو، حجاج نے کہا۔ میں بھی چلوں گی، لبنہ نے کہا۔ آپ مجھے کبھی بھی مقابلہ دکھانے نہیں لے گئے۔ حجاج بن یوسف اکلوتی بیٹی کو مایوس نہیں کر سکتا تھا، اسے بھی اس نے ساتھ لے لیا۔ حجاج بن یوسف محمد بن قاسم اور لبنہ کے ساتھ دارالخلافہ پہنچا۔ اس نے محمد بن قاسم کو خلیفہ کے سامنے پیش کیا اور بتایا کہ یہ کون ہے۔ خدا کی قسم ابن قاسم، خلیفہ نے کہا، تیرے باپ کو ہمارا خاندان کبھی نہیں بھول سکتا۔ اس نے ہماری خلافت کی آبرو پر قربانی دی تھی۔ وہ بہادر تھا، وفادار تھا۔ ہم امید رکھیں گے کہ تو اپنے باپ کے نقش قدم پر چلے گا۔ ابن یوسف، خلیفہ نے حجاج سے کہا، اپنے بھتیجے کو کسی کے مقابلے میں اتارو گے؟ اسی لیے تو اسے ساتھ لائے ہوں امیر المومنین۔ حجاج نے کہا، میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ کسی قابل ہوا ہے یا نہیں۔ اگر ہوا تو ہم اسے اس کے باپ کی جگہ دے دیں گے، خلیفہ نے کہا۔ حجاج بن یوسف حاکم اعلیٰ تھا، اس کا عہدہ اور اس کے اختیارات آج کے گورنر سے زیادہ تھے۔ اس عہدے کے مطابق خلیفہ نے اسے اپنے محل میں ٹھہرایا۔ محمد بن قاسم کو بھی محل میں ہی جگہ دی گئی اور لبنہ کو پیغامات میں بھیج دیا گیا۔ اسی محل میں خلیفہ کا چھوٹا بھائی سلیمان بن عبد الملک رہتا تھا۔ لبنہ کو دیکھ کر وہ بہت خوش ہوا۔ اس نے اپنی خادمہ سے کہا کہ لبنہ کو بلا لائے۔ خادمہ نے آ کر بتایا کہ لبنہ حجاج بن یوسف کے بھتیجے کے کمرے میں ہے، وہ جہاں کہیں ہے اسے لے آؤ۔ سلیمان نے کہا، اسے کہو سلیمان تمہیں یاد کر رہا ہے۔ خادمہ چلی گئی اور جواب لائی کہ وہ ابھی نہیں آئے گی۔ کہاں تھی وہ؟ سلیمان نے پوچھا۔ کیا کر رہی تھی؟ حاکم اعلیٰ کے بھتیجے کے پاس بیٹھی ہے، خادمہ نے جواب دیا۔ اس کے ساتھ ہنس ہنس کر باتیں کر رہی ہے۔ حجاج کے بھتیجے نے بھی کچھ کہا ہوگا، سلیمان نے کہا۔ اس نے مجھے کہا تھا کہ پھر اس کمرے میں نہ آنا، خادمہ نے کہا۔ سلیمان غصے سے لال پیلا ہونے لگا۔ اسی شام کا واقعہ ہے کہ لبنہ محل کے باغ کے ایک گوٹے میں چلی گئی۔ وہاں رنگا رنگ پھول تھے، وہ باغ کا بہت ہی خوبصورت حصہ تھا۔ لبنہ کو اچھا لگا تھا، اس لیے وہاں چلی گئی تھی۔ اسے وہاں ٹہلتے ہوئے ابھی تھوڑا سا وقت ہی گزرا تھا کہ پیچھے سے کسی نے آ کر دونوں ہاتھ اس کی آنکھوں پر رکھ دیے۔ ہاتھ مردانہ تھے۔ لبنہ نے ہنستے ہوئے ان ہاتھوں پر ہاتھ پھیرے۔ چلو پہچان لیا، لبنہ نے کہا۔ محمد،
उसकी आंखों से दोनों हाथ नीचे को सिरक गए, फिर ये हाथ पीछे हट गए। लुब्ना ने घूम के देखा। ओह सुलेमान, लुब्ना ने कहा, मुझे उम्मीद थी तुम आओगे। तुम्हें उम्मीद थी कि इब्ने कासिम आने वाला है। सुलेमान ने तंजिया लहजे में कहा, तुम्हारे मुंह से उसी का नाम निकला है, क्या उसका नाम लेना गुनाह है? लुब्ना ने कहा, लेकिन किसी को धोखे में रखना गुनाह कबीरा है। सुलेमान ने कहा, मुझे धोखे में न रखो लुब्ना, तुम्हें मेरे और इब्ने कासिम के दरमियान फैसला करना होगा। फैसला सोच समझ कर करना। मैंने खलीफा बनना है और इब्ने कासिम मेरा मुलाजिम होगा। मैं उसे सालार से सिपाही बना सकता हूँ, उसे भिखारी बना सकता हूँ। क्या देखा है तुमने उसमें जो मुझ में नहीं? उसकी मोहब्बत में धौंस नहीं। लुब्ना ने कहा, मैं उसे उस वक्त भी चाहूंगी जब वो सालार होगा, और जब वो सिपाही होगा तो मैं उसे पहले से ज्यादा चाहूंगी, और जब तुम इसे भिखारी बना दोगे तो मैं उसे किसी के आगे हाथ न फैलाने दूंगी। मेरी मोहब्बत ओहदों और रुतबों की पाबंद नहीं। लुब्ना वहां से चल पड़ी। सुलेमान उसके पीछे लपका और उसका बाजू पकड़ लिया। अब वो मोहब्बत की भीख मांगने लगा। लुब्ना को बचपन की मोहब्बत याद दिलाने लगा। लुब्ना वहां रुकना नहीं चाहती थी और सुलेमान उसे जाने नहीं दे रहा था। लपक लपक कर उसे पकड़ता था। सुलेमान, एक भारी भरकम सी आवाज आई। सुलेमान और लुब्ना ने इधर उधर देखा। फूलों के पीछे हुजाज बिन यूसुफ खड़ा था। अच्छा हुआ कि मैंने खुद देखा है, हुजाज ने कहा, और मैंने अपने कानों से सुना जो तुमने कहा और जो मेरी बेटी ने कहा। मेरे अजीज, जवानी अंधी होती है। मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा, सिर्फ ये कहूंगा कि मैं अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ में नहीं दे सकता। ये फैसला मेरा होगा, मेरी बेटी का नहीं। तुम जानते हो तुम्हारी उम्र का मेरा अपना भतीजा है, वो मेरे भाई की निशानी है, मोहम्मद बिन कासिम। मेरी बेटी उसी की बीवी बनेगी। लुब्ना सर झुकाए खड़ी थी। हुजाज ने उसे अपने साथ लिया और चला गया। सुलेमान वहीं खड़ा उन्हें देखता रहा। उसके चेहरे पर जो तासुर आ गया था वो बता रहा था कि इस नौजवान का खून उबल रहा है और वो सोच रहा है कि इस लड़की को किस तरह हासिल करे और हुजाज और मोहम्मद बिन कासिम को नीचा दिखाए। 2 दिनों बाद यूं लगता था जैसे तमाम तर अरब के लोग इस शहर में इकट्ठे हो गए हैं। बाहर से आए हुए लोगों ने मैदानों में खैमे खड़े कर रखे थे। जिधर निगाह जाती इंसान, घोड़े और ऊंट नजर आते थे। शहर की गलियों और बाजारों में चलने का रास्ता नहीं मिलता था। बहुत ही वसी और अरीज मैदान था। इंसानों और घोड़ों और ऊंटों का ये समंदर इस मैदान के इर्द गिर्द समट आया था। एक तरफ एक लंबा चबूतरा बना हुआ था, उस पर शामियाने लगे हुए थे। इनके नीचे कुर्सियां रखी थीं। सबसे आगे एक शाहाना कुर्सी थी जिस पर खलीफा वलीद बिन अब्दुल मलिक बैठा हुआ था। इसके दाएं और बाएं उसकी बेगमात बैठी थीं। उनके साथ हुजाज बिन यूसुफ बैठा था। उसके साथ उसकी बेटी लुब्ना बैठी थी। बाकी कुर्सियों पर सालार और शहरी इंतजामिया के हाकिम बैठे थे। इनमें मुख्तलिफ कबीलों के सरदार भी थे। हजार हाथ तमाशाई मैदान के इर्द गिर्द जमीन पर बैठे या खड़े थे। ऊंटों और घोड़ों पर भी आदमी बैठे हुए थे। खलीफा के इशारे पर सालाना मुकाबलों का सिलसिला शुरू हो गया। फौज के दस्तों के आदमी बारी बारी आते, अपने मद्दे मुकाबिल को ललकारते और इस तरह तेगजनी, शहसवारी वगैरह के मुकाबले हो रहे थे। तलवारों से लड़ने वालों के हाथों में तलवारें थीं और भाले भी। ज्यादातर भाले चमड़े के बने हुए थे। तेगजनी में कई आदमी बुरी तरह जख्मी हुए। शहसवारी के मुकाबले भी दिलचस्प थे। हर सवार अपने करतब दिखाता गुजर जाता था। फिर सवारों की लड़ाई के मुकाबले हुए। मोहम्मद बिन कासिम न चबूतरे पर कुर्सियों पर बैठे हुए मेहमानों में था, न दूसरे तमाशाइयों में। सुलेमान भी कहीं नजर नहीं आ रहा था। तमाशाइयों का दादो तहसीन का शोर इतना ज्यादा था कि अपनी आवाज भी सुनाई नहीं देती थी। मैदान में दौड़ते घोड़े और ऊंट इतनी गर्द उड़ा रहे थे कि इसमें वो छुप जाते थे। मैदान खाली करो, एक ऐलान सुनाई दिया। मैदान में कोई न रहे। ये ऐलान बार बार हुआ तो मैदान खाली हो गया। गर्द कम होते होते खत्म हो गई। एक तरफ से एक घोड़ा निकला। उस पर मखमल की चादर पड़ी हुई थी जो घोड़े की गर्दन से दुम तक गई हुई थी और दाएं बाएं रकाबों से जरा नीचे तक लटक रही थी। उसका रंग गहरा सब्ज था। ये जंगी घोड़ा था जिसके कदमों तले जमीन हिलती महसूस होती थी।
उसकी पीठ पर एक नौजवान सवार बैठा था। उसके सर पर लोहे की खुद थी, उसके हाथ में बर्छी थी, लेकिन उसके आगे अनी नहीं थी। अनी की जगह गोला सा बना हुआ था जिस पर चमड़ा चढ़ा हुआ था। सवारी की कमर से तलवार लटक रही थी। घोड़ा मैदान में एक चक्कर में फिरा। उसका सवार शाही खानदान का लगता था। क्या ताइफ का कोई सवार मेरे मुकाबले में आने की जुर्रत करेगा? सवार ने बुलंद आवाज में ललकार कर कहा। ये घुड़सवार खलीफा का छोटा भाई सुलेमान बिन अब्दुल मलिक था। उसने ताइफ का नाम खास तौर पर लिया था। उसने दरअसल मोहम्मद बिन कासिम को ललकारा था जो ताइफ का रहने वाला था। तमाशाइयों में से एक घोड़ा निकला। ये घोड़ा भी आला नस्ल का जंगी घोड़ा था और उसका सवार भी नौजवान था। उसके हाथ में बर्छी थी और कमर से तलवार लटक रही थी। इब्ने अब्दुल मलिक, सवार ने ललकारा। ताइफ के कासिम बिन यूसुफ का बेटा तेरे मुकाबले में आया है। दोनों दूर जाकर आमने सामने हुए और एक दूसरे की तरफ सरपट दौड़े। दोनों ने गोलू वाली बर्छी एक दूसरे की तरफ आगे कर ली। बर्छी मारकर मद्दे मुकाबिल को घोड़े से गिराना था। करीब आकर सुलेमान ने बर्छी मारी। मोहम्मद बिन कासिम वार बचा ले गया। दूर जाकर घोड़े पीछे को मुड़े और एक दूसरे की तरफ दौड़े। तमाशाइयों पर सन्नाटा तारी था क्योंकि वो जानते थे कि इन सवारों में एक अमीरुल मोमिनीन का भाई है, दूसरे को अभी आम लोग नहीं जानते थे। अब मोहम्मद बिन कासिम ने रकाबों में खड़े होकर बर्छी मारी। सुलेमान ने बचने की कोशिश की लेकिन बर्छी उसके पेट पर लगी और वो घोड़े से गिरने लगा। उसने संभलने की बहुत कोशिश की लेकिन संभल ना सका और घोड़े से कूद गया। बर्छी से वो जख्मी नहीं हुआ था क्योंकि बर्छी के आगे चमड़े का घोला था। यह मुकाबला अभी खत्म नहीं हुआ था, अभी तलवारों की लड़ाई बाकी थी। मोहम्मद बिन कासिम घोड़े से उतर आया और तलवार निकाल ली। इधर से सुलेमान तलवार न्याम से निकाल कर आया। करीब आकर दोनों की तलवार टकराने लगी। दोनों इस तरह पैंतरे बदलते और एक दूसरे के वार तलवारों पर रोकते थे कि यह मुकाबला हार जीत के बगैर खत्म होता नजर आता था। इब्ने कासिम, सुलेमान ने मोहम्मद बिन कासिम से कहा, अगर तू गिर पड़ा या तेरी तलवार गिर पड़ी तो मैं तलवार तेरे सीने में उतार दूंगा। सुलेमान रकाबत की आग में जल रहा था। खेल खेल में वो मोहम्मद बिन कासिम को कत्ल करने पर तुला हुआ था। मोहम्मद बिन कासिम ने कोई जवाब न दिया। अचानक मोहम्मद बिन कासिम ने सुलेमान पर बड़ी तेजी से वार करने शुरू कर दिए। सुलेमान की घबराहट साफ नजर आ रही थी। वो अब वार सिर्फ रोक रहा था। मोहम्मद बिन कासिम उसे वार करने की मोहलत नहीं दे रहा था। उसका एक वार ऐसा पड़ा कि सुलेमान ने तलवार पर रोक तो लिया लेकिन उसके हाथ से तलवार छूटकर दूर जा पड़ी। वो अपनी तलवार की तरफ लपका लेकिन मोहम्मद बिन कासिम ने उसे तलवार न उठाने दी। सुलेमान खाली हाथ था। मोहम्मद बिन कासिम ने एक दो वार किए तो सुलेमान पीछे हटते गिर पड़ा। मोहम्मद बिन कासिम ने अपना एक पांव उसके सीने पर रखकर तलवार की नोक उसकी शह रग पर रख दी। हाथ रोक ले मोहम्मद, हुजाज ने गरज कर कहा, मैं तुझे जिंदा रहने देता हूँ। मोहम्मद बिन कासिम ने कहा, बनी सकीफ की कसम तो फिर कभी ताइफ की गैरत को नहीं ललकारेगा। मैं जिंदा रहा तो तेरे जैसा बदनसीब कोई ना होगा। सुलेमान ने उठकर कहा। सुलेमान बिन अब्दुल मलिक के ये अल्फाज महज खोखली धमकी नहीं थे, ये उसका अहद था और इस अहद ने हिंदुस्तान की तारीख बदल डाली। फातिह सिंध मोहम्मद बिन कासिम सीरीज का सिलसिला जारी है। इसे आगे क्या हुआ वो आपको अगली एपिसोड में बताएंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।